नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे नाबालिगों से दुराचार कौन जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना तेजी से बढ़ रही हैं और इन अपराधों को कम करने के लिए ऐसी सही सजा के प्रावधान हो जिससे अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके। ये बात पिछले कई समय से उठ रही है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस तरह के कृत्यों से मध्य प्रदेश कभी मुक्त हो भी पाएगा या नहीं। मध्य प्रदेश नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 तो है ही। साल 2021 में देश में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के 33,036 तो मध्य प्रदेश में 3,515 मामले दर्ज हुए थे। भोपाल के एक हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म होता है। उसके बाद उज्जैन से भी खबर आ गई कि बच्चों के साथ कुकर्म हुआ। उज्जैन के दंडी आश्रम में यौन शोषण के मामले में आश्रम प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मामले का खुलासा 15 दिन पहले ही हो गया था। आश्रम के संचालक गजानंद सरस्वती ने थाने में रिपोर्ट करने के बजाय सेवादार अजय ठाकुर को निकाल दिया था। इन सबसे इतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे अपराधों पर लगाम कैसे लगाई जाए। कार्रवाई और सख्ती की बात तो हर बार की जाती है, लेकिन फिर कोई ना कोई मासूम दरिंदगी की चपेट में आ जाता है, जो वाकई प्रदेश के लिए बेहद शर्म की बात है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे कि वाकई इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए। आखिर ऐसे कौन से सजा के प्रावधान किए जाएं ताकि थोड़ा सा जो अपराधी हैं उनमें खौफ पैदा किया जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। पालकों ने कहा है कि बोला हमारे बच्चों के साथ गलत कर्म हुआ है, अजय नाम के बालक को तत्काल हटाया जाए। आचार्य को मैं कोरावर यज्ञ में था, मेरे पास जब सूचना मिली तत्काल उसको अलग टेलीफोन लगाया और टेलीफोन लगा करके उसको यहाँ से हटाया गया। फिर एक आचार्य का राहुल का नाम एक बालक ने फिर लिया, तो राहुल ने टेलीफोन उसी के नंबर से लगाकर मुझे मोबाइल दिया। फिर मैंने टीआई साहब को बुलाया और टीआई साहब को बुला करके फिर उन्होंने चर्चा की और चर्चा करने के बाद फिर वो टीआई साहब बालक को, राहुल को और बालक को और बच्चों को सबको लेकर चले गए। अन्य बच्चों से भी पूछताछ की जा रही है। अगर कोई भी बच्चा इस संबंध में और आरोप लगाता है तो अन्य बच्चों की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। बच्ची जब सुबह अपने पलंग पे सो रही थी तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया, बच्ची की ब्लड हो रही थी, कपड़े ब्लड में हो रहे थे, वो भी उन लोगों ने वॉश किए। और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची स्कूल से जब होके आई, बच्ची ने अगेंस्टली कहा कि मेरी मम्मा से बात कराओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम संडे के पहले आपकी बात नहीं करा सकते। और क्योंकि मैं यहाँ थी, मैं जो संडे को जब मैंने कॉल किया स्कूल में तो उनने मुझे कहा बच्ची से भी बात नहीं हो पाएगी, सो रही है बच्ची। जब मैंने दोबारा कॉल किया तब पीछे से आवाज़ आई कि 2 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। मेरी बच्ची फ़ोन पे रो पड़ी और फ़ोन कट हो गई। जब मैंने दोबारा वीडियो कॉल करी तो बच्ची ने बताना चाहा कि मम्मा मुझे ब्लीडिंग, ऐसा कुछ 2 वर्ड बोला और उनने फ़ोन कट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मुझे ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा बस लग रहा है भगाया जाएगा। मैं चाह रही हूँ उस जो भी मुझे उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको सलाखों के पीछे भिजवाया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं तो बोल रही हूँ उसको फांसी के फंदे पे सजाया। देखिए, 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। नाबालिगों से दुराचार है, कौन जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि सख्ती की बात तो हर बार सरकार करती है। आप कहते हैं कि कई ऐसे प्रावधान हैं, सजा है, खौफ बनाने की कोशिश है, पर होता क्या है, हर बार कुछ भी सामने नहीं आ रहा। ये मामले लगातार बढ़ते जाते हैं और बेहद शर्म की बात है प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कि हम क्यों नंबर 1 इन चीजों पर बने हुए हैं। कब इस पर लगाम लगाई जाए। दूसरी चीज, मामला क्योंकि संगीन है तो जो संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठना जायज है। देखिए, एक बच्ची का जिस तरह से स्कूल से एक बात सामने आती है, वो जिस हॉस्टल में थी वहां से एक बात सामने आती है, इसके बाद उज्जैन से जो पूरा घटनाक्रम सामने आया जहां पर दंडी आश्रम की बात हो रही है, ये तो वो संस्थाएं हैं ना जहां आप एक अच्छे कल्चर के लिए, अच्छी संस्कृति के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों को रख रहे हैं। यदि वहां पे ये तमाम चीजें होने लगेंगी तो फिर एक भरोसा कैसे कोई परिजन किसी भी संस्था पर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक शुचिता का सवाल है, इन संस्थाओं पर भी उसकी गारंटी आने वाले समय में कौन लेगा। कई सारे सवाल हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें।
वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं सत्य प्रकाश शर्मा जी। सत्य प्रकाश शर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर धीरज चैतन्य कामले। धीरज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्य प्रकाश जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? सुन पा रहा हूँ। सत्य प्रकाश जी, ये एक तो ऐसा मामला है, जब भी इस तरह के घटनाक्रम आते हैं बहुत दुख होता है, बुरा भी लगता है, और मध्य प्रदेश के लिए मुझे लगता है बेहद शर्मनाक ये घटनाक्रम है। लेकिन सवाल वही बना हुआ है, किसको जिम्मेदार माने। कार्रवाई की बात होती है, एक्ट की बात होती है, पॉस्को की बात होती है, तत्परता दिखाने की बात होती है, सख्ती की बात होती है, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा। मामले लगातार आ रहे हैं, घटनाएं लगातार हो रही हैं। मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्या कोई ऐसा प्रावधान हो सकता है जहां अपराधियों में खौफ बनाने की कोशिश तो की जाए, क्योंकि ये घटनाएं नहीं रुकती। और सबसे बड़ा सवाल, मासूम बच्चे जो अनभिज्ञ हैं, उन्हें डराने धमकाने तक की तमाम चीजें की जा रही हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, ये ना केवल मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात है, बल्कि ये ऐसी घटना है मानवता को शर्मसार करने वाली है। देखिए, इसमें दो बड़े सवाल हैं कि जो भी बॉडी काम करते, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सोसाइटी अगर काम करती है तो वो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनके तहत करते हैं। देखिए, देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जो भी एक्टिविटी है उसकी सभी की जिम्मेदारी सरकार की है। उस पर सुपरविजन, उसकी मॉनिटरिंग और उसका नियमों से चलना, इस पर सरकार बड़ी जिम्मेदार होती है। लेकिन ऐसे जो मामले हैं, इन मामलों में केवल सरकार ही सब कुछ नहीं होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये लोगों का चारित्रिक पतन नीचे के स्तर तक चला गया है। इसमें समाज में एक जागरूकता की बहुत जरूरत है कि लोग इस स्तर पर कैसे चले जाते हैं, क्या मानवता उनकी कहाँ चली जाती है। देखिए, सरकार सब चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकती, ये बात सही है। केवल उसको कुछ चीजों से वो कंट्रोल कर सकती है या उस पर ध्यान रख सकती है कि कैसे संस्थाएं चल रही हैं। लेकिन अगर संस्थाओं को ग्रांट मिलती है, संस्थाएं जो भी कर रही हैं वो एक्टिविटी कहीं ना कहीं सरकार के नीचे होती हैं, तो उनका रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं, रेगुलर इंस्पेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है जो इन चीजों को देखते हैं। क्या वो रेगुलर उनके पास जाते आते नहीं है? लेकिन इसके प्रावधान है, जब भी कोई मासूम बच्चों के हॉस्टल हो, कोई संस्था हो जहाँ बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए कई सेल बने हैं, कई आपने देखा बोर्ड बने हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाए गए हैं, कमिटीज बनी हैं। इन कमिटीज का काम ही यही है। इनमें ना केवल सरकार की बल्कि आप जानते हैं कि प्राइवेट लोग भी मेंबर्स बनाए जाते हैं, जिससे कि वो सोर्सेज से पता लगाकर इन चीजों को सरकार के संज्ञान में लाएं, या फिर इंटरली उनमें घुसकर इंस्पेक्शन करके, सुपरविजन करके उन चीजों तक गहराई में पहुंचे। ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी बच्चों को चारित्रिक रूप से आगे ले जाने की होती है, वही इन घिनौने कर्म की तरफ उनको ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि नजीर बने, दूसरे लोग इस तरफ ना जाएं। हालांकि मध्य प्रदेश में जो आंकड़ों का सवाल है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है कि मध्य प्रदेश जो कहीं ना कहीं एक सुसंस्कृत राज्य माना जाता था देश के अंदर, आज उसकी स्थिति ये क्यों हो रही है? इसके पीछे सरकार जिम्मेदार भी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ के रहने वाले लोग, उन सबकी भी जिम्मेदारी है कि हमारा समाज इस गर्भ की तरफ क्यों जा रहा है। आखिर ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनसे लोग कुछ अच्छा बनने चाहिए बल्कि वो गलत दिशा की तरफ भाग रहे हैं और ऐसे कुकृत्यों को अंजाम दे रहे हैं जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ठीक है, सत्य प्रकाश जी वापस आऊंगी। धीरज जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? धीरज जी, क्योंकि आप एक मनोवैज्ञानिक है, देखिए इस पूरे फैक्टर में सरकार की क्या जिम्मेदारी है, जो शिक्षा का मंदिर है जहां से ये तमाम चीजें आ जाने लगे, तो मुझे लगता है क्या क्या सवाल उठाया जाए। मतलब कहाँ भरोसे की बात, विश्वास की बात तो खत्म ही हो गई है, समझ लीजिए आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं,
मुझे लगता है अनेक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। और हाल ही में जो 2 घटना अभी आई हैं, ये तो वाकई देखिए, एक दंडी आश्रम की बात हो रही है, दूसरी तरफ यहाँ के एक स्कूल की बात हो रही है जो बोर्डिंग स्कूल भी है। और सबसे बड़ी बात, इतनी बेशर्मी जिस तरह से जो बच्ची के साथ भोपाल के एक हॉस्टल में हुआ, बच्ची की ममा का जो स्टेटमेंट मैंने सुना वो आप बहुत पीड़ादायक है। आप सोचिए कि जब वो बात करने की कोशिश करती है, बात नहीं कराई जा रही है। बच्ची किस तकलीफ में थी, शायद क्या भूल गए वहां के लोग, वो जिम्मेदार जो वार्डन जो वहां के हैं, क्या जिम्मेदार ये भूल गए कि वो बच्ची जिस तकलीफ में थी उसकी बात करने को वो मम्मा से कह रही है, आपने नहीं कराया। इसको क्या बोलेंगे? क्या एक मानसिक विकृति है, दिवालियापन है, पागल हो गए हैं, या फिर अंदर कुछ और भरा हुआ है? मतलब ऐसे लोगों को किस क्राइटेरिया में रखा जाए और इनके साथ क्या किया जा सकता है? जी, एज ए साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मनोविज्ञान तो है ही, क्योंकि व्यक्ति जो एक कोई कार्य करता है तो सबसे पहले उसके अवचेतन मन में विचार आते हैं, अवचेतन मन से जाकर के क्रियान्वयन से वो बात आती है। तो ये जो लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो बर्बरता करते हैं, निश्चित तौर पे ये बर्बरता बहुत बाद में होती है, लेकिन वैचारिक तौर पे बहुत पहले बहुत ज्यादा कुछ कर चुके होते हैं। और जब कभी यदा कदा उनको ऐसा अवसर मिलता है तो उस अवसर को पेश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो वो जो व्यक्ति जो बर्बरता कर रहा है वो तो अपराधी है ही, उसको सजा मिलना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो उसकी गलतियों पर्दा डाल रहे हैं, जो उसकी चीजों को दबा रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको पर्दा डालना या उसको छुपाना के प्रकार से बोलते हैं। अपराधी को छुपाना अपराध का ही करने का एक श्रेणी में आता है। तो ये सब लोग एक ही मानसिकता में नजर आते हैं। कुछ तो इसलिए कर रहा है कि उसकी मानसिकता गलत हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं किसी विकृत मानसिकता का है, या कहीं ना कहीं किसी प्रकार का उसके अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है जो उसके कारण वो हरकत कर रहा है। पर ये जो लोग जो उसके बड़े हैं, जो उसके इर्द गिर्द जो बड़े अधिकारी है, जो उससे संबंधित जो लोग हैं, जो जवाबदार लोग, वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं अपनी छोटी छोटी जो है साख को बनाए रखने के लिए, ये अपनी चीज बाहर ना आ जाए, खुल न जाए, पर्दे से बाहर ना आ जाए, उसके लिए। जबकि वो भूल रहे कि जो काम उन्होंने करा है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घिनौना है। आज नहीं कल सामने आएगा, और नहीं भी आएगा तो भी ऊपर वाला देख रहा है। एक तीसरी सत्ता जो है वो सबको निगाह बनाए रखे हुए। तो ये जो काम करा जा रहा है मानसिक रूप से व्यक्ति विकृत मानसिकता ही कहलाई जाएगी। और खासकर बच्चियों पे, या जो छोटी बच्चियां उस पर, इसलिए कि बड़ों पे इनका बस नहीं चलता है, बड़ों तक इनके हाथ नहीं पहुंच पाते, और जो इर्द गिर्द जो सहज शिकार हो जाता है, आसानी से जो सबके पकड़ में। धीरज जी, चलिए, आवाज नहीं आ रही है, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सत्य प्रकाश जी, थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि धीरज जी कह रहे थे कि वाकई में इस तरह की जो एक मनोविकृति है, इस तरह के जो लोग हैं, बच्चों को सॉफ्ट टारगेट शायद इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि बड़ों पर वो पकड़ नहीं होती। लेकिन हम तो देखिए, चाहे प्रदेश का मामला हो, देश का मामला हो, कोई इससे अछूता नहीं है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन ये जरूर एक चैलेंज सा हो गया है कि ये जो एक इस तरह की बात आती है, या इस तरह की मनोविकृतियां हैं, या पहले से डेवलपमेंट है, उन्होंने कहा ना कि एकदम से कोई चीज नहीं होती है, वो उस चीज में इन्वॉल्व है, वो ये तमाम चीजों को कर रहा है। तो इसके लिए एक समाधान कैसे निकाला जाए? इसके लिए क्या ऐसी चीज हो सकती है कि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए? देखिए, हमारे देश का एक बड़ी फिलॉसफिकल लाइन है जिसमें हम बच्चों के प्रति, विशेषकर कन्याओं के प्रति जो देवी का भाव देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसीलिए तो बना है कि वो देवी है, वो मानव नहीं है। जब हम देवी रूप में कन्याओं को देखेंगे तो ऐसी घटनाओं पर विराम स्वतः ही लग जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेडिशन, उस ट्रेडिशन को भूलते जा रहे हैं, यानी उसमें डिक्लाइन आ रहा है। दुनिया इसको पकड़ रही है, हमारे देश की संस्कृति को मार रही है, लेकिन हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी प्राकृतिक चीजें जितनी भी हैं, अप्राकृतिक जो है, उनको अवैध माना गया है धर्मशास्त्रों में। ये क्यों पढ़ाया जाता है? अगर धर्म में हम श्रद्धा रखेंगे तो ऐसे कदम नहीं होंगे। लेकिन आपने एक बड़ा सवाल किया है, आखिर क्या स्टेप्स ऐसे लिए जाएं जिससे इन चीजों पर विराम लगे या कम हो? देखिए, इसके लिए सरकार और समाज दोनों को ही आगे आना पड़ेगा। ये केवल समाज की जिम्मेदारी नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार अकेले
इन सब चीजों पर कंट्रोल करेगी। देखिए सरकार एक काम कर सकती है, बेहतर मॉनिटरिंग कर सकती है, सुपरविजन कर सकती है, बेहतर कानून बना सकती है, गंभीर सजाएं दे सकती है, लेकिन सामाजिक बदलाव तो समाज को ही लाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार और समाज मिलकर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लें, ऐसे प्रोग्राम चलाएं, ऐसे कैंपेन चलाएं जिससे भारत की संस्कृति बच्चों में दोबारा लौटे और वो कहीं ना कहीं ईश्वर या अपने धर्म को डरे और ऐसे स्टेप ना उठाएं। तो केवल कानून बना ही ना काफी होगा, इसके लिए सामाजिक बदलाव लाने के लिए कुछ आंदोलन के रूप लेना चाहिए जिसमें सरकार और समाज बराबर भागीदारी करे। ठीक है धीरज जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही है। आपकी बात अधूरी रह गई थी, एक तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और एक छोटा सा सवाल है मेरा धीरज जी, जैसा कि आपने कहा इस तरह के लोग हैं, मनोविकृति होती है, तो इन लोगों के लिए क्या किया जाए? क्योंकि देखिए यहाँ ये बहुत जरूरी हो गया है कि जो जैसा है वो वैसा रहेगा, लेकिन वो इस तरह की घटनाओं में लिप्तता करे या मासूम बच्चों को निशाना बनाए, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये जो विकार या जो विकृति है, इसको दूर करने के लिए हमको जिस जगह से उत्पन्न हो रही, जहाँ जड़ है इसकी, वहीं पे जाना पड़ेगा। मतलब मनोवैज्ञानिक जो इनका इलाज होता है वो करना पड़ेगा। इनके अवचेतन मन से जो है चीजें निकालना पड़ेगी, इनको संस्कारित करना पड़ेगा। पर अब जो व्यक्ति बड़े हो चुके हैं, जो अच्छी खासी उम्र ले चुके हैं, उनको संस्कारित करना है उतना ही टेढ़ी की जितना कि बच्चे को अपन एक बार सिखा सकते हैं कि इतना ही करना। पर अब करा क्या जाए तो ये क्या होता है कि कहते हैं कि पूरा रास्ता कांटों भरा हो तो गालीचा बिछाना नामुमकिन होता है। बेहतर है कि आप उसकी जूती बनवा के पाँव में पहन लें। मतलब जमाने को नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम हमारे बच्चों को भी थोड़ा संस्कार करें। जो संस्था है उन संस्थाओं में एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का नियुक्ति की जाए, जो कि बच्चों के साथ बैठे उठे, उनके हाव भाव समझे, उनको गाए बगाए धीरे धीरे हल्के हल्के अंदाज में उनको इन चीजों से अवगत कराते हुए उनको मजबूत करें, ताकि वो कभी ऐसा कुछ प्रकार का हादसा होता है, ऐसी कोई घटना होती है, कोई बॉडी लैंग्वेज किसी व्यक्ति की आती है, तो उसको देख के समझ सके और कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए कहीं कुछ अपने गुहार लगा सके शुरुआती दौर में। और ये जो व्यक्ति होते हैं इनके लिए पूरे स्टाफ को, संस्था वालों को, सबको कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की सोच ऐसी होती है, ऐसी हरकतें होती है, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, इस प्रकार से इनको पहचान सकते हैं भीड़ में कि व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो आगे जाके ये काम करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, विचारों का पहले आता है, विचार में पहले आता है, फिर आचार में आता है। तो जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके आचार विचार से पता चल जाता है कि व्यक्ति की हद तक जाके क्या कर सकता है, अच्छा या बुरा दोनों ही। तो इस प्रकार से कहने के प्रशिक्षण देकर, कहीं सिखा कर, समझा कर कि हम उनको पता होता है, जैसे कि भी चल रहा है गुड टच बेड टच बच्चों में चल रहा है शुरुआत से। तो इस प्रकार से ये जो चीजें बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं इसी स्तर पे समाज के हर घटक को इसमें आना पड़ेगा। सिर्फ संस्था की या सिर्फ बच्चे की या उसके पालक की नहीं, हम आप जैसे कई लोग जो जुड़े हुए हैं समाज से, जो समाज में सहकारिता निभा रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं, उन लोगों को जगह जगह जाकर के सब करना पड़ेगा। साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार नशा करते हैं या किसी प्रकार की मनोवृत्ति से लिप्त है, उन लोगों को भी मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण देना चाहिए, उनको काउंसलिंग करना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि उनके अंदर जो विकार पैदा हो रहे हैं, जो किसी प्रकार से चिलगारी को हवा लग के शोला बन जाता है, उसको वही दबा करके उसको ठंडा किया जा सके। क्योंकि काउंसलिंग करने से, समझाने से बहुत सी बातें क्लियर हो सकती है। उनके अंदर जो हार्मोन इम्बेलेंस हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जिनकी कोई बोलती आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण या वो आवश्यकता पूरी नहीं हुई और उनने कोई नशा कर लिया और वो जो चीजें वो ज्यादा डेवलप हो जाती है और उसके चलते वो सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। और कहा जाता है कि मानसिक रोगी जो होते हैं उनकी 2 या 3 बातों में ज्यादा कंसंट्रेट होता है। पहला, या तो वो सेक्स के लिए दौड़ता है, या फिर वो बहुत ज्यादा भोजन करता है, या बहुत ज्यादा सोता है। मतलब इस प्रकार से उसकी एक मनोवैज्ञानिक लक्षण होते हैं, उसको देख करके वो उससे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये अक्सर देखने में आता है। तो अगर कहीं दिखता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है या बहुत ज्यादा परेशान है, या फिर उसकी बातों से, जैसे वो कोई जो संगी साथी, जैसे ड्राइवर है बस का, या कोई पियोन है, या कोई उस जगह पे है, तो वो लोग जो आपस में चर्चाएं करते हैं आपस में, जैसे कोई गुटखा खा रहे हैं, कुछ नाश्ता कर रहे हैं कि बैठे, एक फिल्म की चर्चा की, किसी हीरोइन की चर्चा की, कोई कहानी की चर्चा की, किसी अड़ोस पड़ोस किसी महिला की चरित्र की चर्चा की, तो उस समय जो समझदार व्यक्ति उनके साथ बैठे वो उसको पकड़ करे, समझे कि ये व्यक्ति क्या चर्चा कर रहा है और ये चर्चा कर रहा है, जिसके हाव भाव कैसे है, मतलब आज बोल रहा है, हो सकता है कि ऐसी घटना ये भविष्य में ये भी कुछ कर सकता है। क्योंकि देखते फिल्मों को देख करके, आसपास सीरियल देख करके ही लोग सब सीखते हैं क्या करते कैसे करते हैं।
तो वो जब पकड़ उस जगह हो जाएगी कि व्यक्ति ऐसी चर्चा कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे प्रकार से मुखबिरी इसको बोलते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर हमारे आसपास के लोग सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, और अगर वो बातें उनको शेयर करें दूसरे लोगों से, और उनको कहीं ना कहीं चुपचाप से बताते हुए न बताते, उनको लेके काउंसलिंग में ले जाए, बिठाए साथ में एक छोटी महफिल में बना करके बैठे, और उनको उनके लेवल पे उतर के उनके अंदाज समझाया जाए, तो हो सकता है कई हद तक ये समस्याएं जो है बहुत काबू में आ सकती है। जो करने वाले लोग हैं वही अगर सुधर जाते हैं कई हद तक, तो जो क्राइम है वो काफी हद तक सुधर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल सत्यप्रकाश जी, क्योंकि ये चर्चा का एक मुख्य विषय बना है आज। यहाँ तक तो ठीक है कि जो मनोविकृति वाले लोग हैं उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा, जैसा कि अभी बता रहे थे धीरज जी, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हैं, ये तमाम बातें ठीक है, इसको नोटिस किया जा सकता है, समझने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, वो हो सकता है। ये भी मैं इस पहलू से भी एग्री हूं कि चलिए हम बच्चों को भी समझाएं, छोटी सी उम्र से उनको धीरे धीरे ये समझाने का प्रयास करें। वैसे भी आजकल तो देखिए स्कूलों में भी गुड टच बैड टच बताने की सारी चीजें होने लगी हैं। अपनी तरफ से जितना हो सकता है हम करें, लेकिन शिक्षा के मंदिर में ही जब कुछ ऐसा होने लगे, जब ऐसी संस्थाओं में ही ऐसा कुछ होने लगे, वहां की जिम्मेदारी किसकी है? वहां पे यदि हमने अपने बच्चे को शिक्षा के मंदिर में भेजा, या दंडी आश्रम जो जैन का मामला आया, वहां तो वो बॉयज थे, तो वहां आप देखिए कि वहां ये चीज होने लगी, और वहां से जो एक आरोपी मिला है उसने तो एक बार एक पीड़िता की मदद भी की थी, पूरी चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। तो क्या उसका उस समय पे दया भावना थी, उसने एक दुष्कर्म पीड़िता की मदद करी? और दूसरी बार आप खुद वहां के ही जो आपके यहाँ बालक आ रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो आचार्य बन रहे हैं, आप उनके साथ गलत कृत्य कर रहे हैं, तो इन चीजों को कैसे रोकेंगे? देखिए राखी जी, बड़ा विचित्र सवाल है, क्योंकि इस पर डिबेट करना ना काफी है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि हम बच्चों से ये आशा ना करें कि वो अपनी सुरक्षा कर पाए। हाँ। तो वो मासूम है। और उज्जैन का जो मामला है वो तो अप्राकृतिक का मामला है। ऐसे लोग मानसिक रूप से विकृत नहीं, उद्दंड कहे जाएंगे। ऐसे उद्दंडों को सबसे पहले कठिन से कठिन सजा, उनको शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों प्रकार की सजाएं दी जानी चाहिए। तो एक उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित होती हैं तो लोग ऐसी चीजों के खौफ से डरते थे कि कानून क्यों बनाए जाते। सख्त कानून का तात्पर्य क्या होता है? क्या कानून केवल सजा देने के लिए होते हैं? नहीं, कानून लोगों को आगाह करने के लिए होते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर ये एक्ट किया तो इस धारा के तहत हमको इसमें ये सजा होगी। अगर सजा का भय होता है तो कहते नहीं, भय बिन होना प्रीत। तो जब तक भय व्याप्त नहीं होगा तब तक वो चीजें अच्छी नहीं हो सकती। मेरा तो कहने का तात्पर्य यही है कि सबसे पहले सरकार को इसमें जबरदस्त कदम उठाते हुए ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाए जो कानून से भी बढ़कर, क्योंकि जब तक ये सामाजिक विकृति का मामला है, ये केवल आम कोई प्राकृतिक घटना या कोई चीजें इंसिडेंटली घटती हैं वो नहीं है, लगातार रिपीटेडली जो चीजें हो रही है। ये क्या कहेंगे, कोई एक बार कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए तो कहा जा सकता है कि ठीक है मानसिक विकृति, लेकिन जो लोग जिनको शिक्षा दे रहे हैं अगर वही एक कृत्य करते जिन पे जिम्मेदारी बना के रखे हुए हैं तो हमारा समाज किशोर जा रहा है। तो ऐसे लोगों, मेरा तो यही सोच है कि पहले इनको बिना समय गंवाए और कठोर कानून इसमें और जोड़े जाएं, जिससे ऐसे कृत्यों पर एक विराम की तरफ हम जाएं। हाँ, ये भी जरूरी है कि बच्चों को माँ बाप, परिवार, शिक्षण संस्थाएं उनको इन चीजों के बारे में बताती भी हैं और बेहतर बताएं, लेकिन बच्चे नाबालिग होते हैं, अनजान होते हैं, वो इन चीजों को नहीं समझते। ये हम भी जानते हैं, मतलब वैज्ञानिक हमारे साथ बैठे हैं कि ये सब चीजों का जानना 12-13 साल के बाद शुरू होता है। जब 12-13 साल के पहले ही इन घटनाओं का अगर कृत्य कोई करता है तो बच्चे क्या समझेंगे उसको, ये क्या करने जा रहा है। ठीक। तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि इनको कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से जल्द सजा में प्रावधान जल्द का होना चाहिए, क्योंकि जितना डिले होता है उतना ही अपराधी को बचने का मौका मिलता है। और अधिकारियों पर सख्त निर्देश सरकार की तरफ से जारी होना चाहिए कि ऐसे कृत्यों से पूरे प्रदेश में जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं उनकी औचक निरीक्षण, रेगुलर निरीक्षण हो, जिससे उनके अंदर की परिस्थितियों का पता लगे कि आखिर वहां
चल क्या रहा पता जब लगता है, जब कोई कांड हो जाता है ठीक है, तो हम पहले ही अलर्ट मोड पर अधिकारियों को करें, सरकार की ये ड्यूटी बनती है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, सुझाव बहुत अच्छे हैं, बात बहुत अच्छी है, हर चीज को समझकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी अब सरकार की होती है। ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, कोई प्रावधान नहीं है, कोई पहल नहीं होती, करती है सरकार। लेकिन इस वक्त ये जो चीजें बढ़ रही हैं, ये जो घटनाक्रम सामने हाल ही में आए हैं, इसके बाद थोड़ी और तत्परता दिखाते हुए सरकार को इन कानूनों में थोड़ी और कठोरता, ऐसी सजा का प्रावधान करना होगा ताकि आप खौफ बना सकें। और निश्चित तौर पर जो संस्थाएं हैं इस तरह की, जो स्कूल में शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां की संस्थाएं हैं, हॉस्टल्स हैं, आप वहां पर औचक निरीक्षण बनाने के लिए रेगुलरली एक टीम ऐसी तैयार करिए जो हर जगह जाकर बच्चों से बातचीत करे। ये बेहद जरूरी है। हो सकता है इस पहल के बाद इन मासूमों की जो जिंदगी है, जो इनके साथ दरिंदगी होती है, उस पर लगाम लगाई जा सके। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।